यहाँ पर देखिए मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। हम एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से बनाएंगे। यहाँ पर एक बार देख लीजिए। ये है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए एक एक क्वेश्चन समझते हैं। ये क्लास 10th का वास्तविक संख्या का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये है क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा क्लास 10, ठीक है। वास्तविक संख्या का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना आपको वास्तविक संख्या में है सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लास 10 का मेरे भाई। 100% समझ की गारंटी। एक एक क्वेश्चन को बारी बारी समझाएंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। वही फॉर्मूला अगर रहेगा तो कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा, ठीक है। देखिए इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो जीरो का मान है, आर का मतलब होता है शेषफल रिमाइंडर, ठीक है, और बी का मतलब होता है भाजक, ठीक है। तो देखिए जो भाजक का मान होगा आर से बड़ा होना चाहिए, कहने का मतलब यही है, और जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होना चाहिए इस शेषफल का मान, आर एक का मान, ठीक है। यही होता है। इसके ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही है। क्वेश्चन 2 देखिए, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा वास्तविक संख्या। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है? देखिए पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा मतलब क्या होता है? जब संख्या यहाँ पर है और यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर 0 पॉइंट है और इधर जाइएगा तो प्लस में होगा और इधर जाइएगा तो माइनस में होगा, ठीक है। यानी संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याओं का मतलब बोल रहा है कि व्यक्त का मतलब किया जाना संभव है। पूर्णांक संख्या कैसे होती है? जो माइनस से शुरू होती है और प्लस तक जाती है। जैसे -1 2 3 4 और 0 1 2 3 4 ऐसे करके सब क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो यानी यहाँ पर आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हाँ, ये हुआ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाए तो यह कैसी संख्या होगी? देखिए मेरे भाई, जब भी आपको प्लस और माइनस, तो जैसे -1 2 3 4 और 0 1 2 3 4 ऐसे करके संख्या हो, मतलब माइनस में भी बढ़ती जाए और प्लस में भी बढ़ती जाए, तो सभी का मतलब कौन संख्या होती है? पूर्णांक संख्या। इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर देखिए, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा अथवा नहीं? देखिए संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं क्या, पूर्ण संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं को होल नंबर कहते हैं, पूर्णांक संख्या को इंटीजर, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर क्या होता है? पूर्ण संख्या नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके जो संख्या जीरो से शुरू होती है उसे होल नंबर कहते हैं या पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? देखिए सभी प्राकृतिक संख्याओं को संग्रह को क्या कहते हैं? जो देखिए प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या कितना होती है? 1 2 3 4 ऐसे करके एक से शुरू होती है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। प्राकृतिक संख्या कहते हैं, संग्रह क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ देखिए 7 नंबर, अगर पूर्णांक बी ए को पूर्णांक से भी पूर्णतः विभाजित है तो बी को ए का क्या कहा जाता है? ठीक है। बोल रहा है कि एक मतलब संख्या मान के चलिए बी है, ठीक है, और ए पूर्णांक से पूर्णतः विभाजित है, ए से पूरा पूरा क्या मतलब हो रहा है? कट जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है, ठीक है। तो बी को ए का क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बी को ए का भाज्य कहेंगे। बी को ए का क्या कहेंगे? भाज्य कहेंगे। अब यहाँ देखिए, क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? यानी कि देखिए जीरो किसी भी संख्या में जब जीरो से भाग कीजिएगा तो क्या होता है? भाग नहीं लगता है, मतलब अपरिभाषित होता है। यानी इसका क्या लिखेंगे आंसर? इसका आंसर लिखेंगे नहीं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है, बोल रहा है देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो देखिए दो संख्याओं को मतलब महत्तम समापवर्तक एचसीएफ निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा दो धनात्मक पूर्णांकों के मौसा ज्ञात करने में ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर देखिए, धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? देखिए विषम संख्या कब आती है, ठीक है, यही कहने का मतलब है। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होगा 2q+1 रूप का होता है। क्यों? क्योंकि देखिए क्यू का मान अगर देखिए यहाँ पर क्यू का मान यहाँ पर 2q है ना, तो क्यू का मान अगर 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4 और +1 कीजिएगा तो 5 हुआ,
तो 5 क्या है? विषम संख्या है। बात समझ गए? उसी तरह यानी इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, क्योंकि जब कोई भी संख्या आप रखिए तो ये क्या आएगा? विषम संख्या ही आएगा। बात समझ गए? यहाँ पे प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होगा? सम चाहिए, यहाँ पर कौन सा अंक चाहिए? सम चाहिए। तो यहाँ देखिए इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू क्यू रूप का होता है। क्यू क्या है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक यानी प्लस में मान रखना है। तो देखिए 2 और क्यू का जगह पर अगर 3 रखते हैं तो 3 दूना कितना होता है? 6। 6 क्या है? सम संख्या है, सम पूर्णांक है। बात समझ गए? यही हुआ आपका आंसर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है? बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में किन पूर्णांक क्या है? इंटीजर के लिए लागू किया जाता है। बात समझ गए? मैंने किन संख्याओं के लिए लागू किया जाता है? देखिए शून्य को छोड़कर, किस संख्या को छोड़कर? शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांक के लिए लागू किया जाता है। बात समझ गए? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। 13 नंबर में है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका किन पूर्णांकों के लिए संभव है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए। ये देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में माइनस वाले अंक के लिए नहीं लगता, जैसे -1, -2, -3, मतलब इस वाले अंक के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में नहीं लगता है, केवल प्लस वाले अंक के लिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके। ठीक है, 14 नंबर देखिए दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी, दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी जो सी का मान हो क्या हो? बड़ा हो डी से, ठीक है, हो तो भागफल तथा शेषफल आर है, जहां जीरो मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए आर का मान और बराबर होना चाहिए, और डी का मान जो है बड़ा होना चाहिए आर से। हो तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध होगा? ठीक है, ये देखिए यही है। वहां पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर था, तो यहाँ पर क्या होगा? इस यहाँ पर होगा, देखिए ए की जगह पर सी दे दिया है, ठीक है, और बी की जगह पे यहाँ पे क्या दे दिया है? डी दे दिया है, तो यानी इसका आंसर क्या होगा? बी, सी बराबर डी क्यू प्लस आर, यही होगा फॉर्मूला। ठीक है मेरे भाई, ये वास्तविक संख्या का सभी मतलब जितना था पूरा है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जिस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी को एचसीएफ सबसे बड़ा पूर्णांक डी है, तो डी द्वारा विभाजित होगा। देखिए जब भी किसी संख्या का हम जब एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, ए और बी का एचसीएफ अगर निकाल दिए हैं तो जो एचसीएफ होगा उन दोनों ए और बी को विभाजित कर देगा। बात समझ गए? यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, ए और बी। देखिए इसका आंसर क्या होगा? ए और बी। ठीक है, दोनों होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी एचसीएफ होता है दोनों से विभाजित कर देता है। ठीक है, 16 नंबर देखिए अपरिमेय संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बोल रहे आप अपरिमेय संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। नहीं, अपरिमेय संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं होता है। ठीक है, यही अगर परिमेय संख्या यहाँ पर दिया रहता तो पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अपरिमेय है तो इसका आंसर होगा नहीं। दो संख्याओं ए और बी का एलसीएम 36 तथा महत्तम समपर्तक 2 है, तो ए का मान है। ठीक है, देखिए ये इसमें क्या होता है? फार्मूला होता है। ए और बी का एलसीएम कितना दिया है? 36 दिया है और मौसत 2 दिया है, तो ए का मान हमको चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? क्या करते हैं, देखिए पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है। इस फार्मूला का उपयोग करके हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 18, 18 में है 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात है। ठीक है, देखिए लौसक को एलसीएम कहते हैं और मौसक को एचसीएफ कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, देखिए इसका अनुपात निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए 5, 15, 20 का हम क्या करेंगे? निकालेंगे एलसीएम। तो 5 और 15, 20 का एलसीएम आएगा कितना? 60। ठीक है, और मौसा जब निकालेंगे तो इसका आएगा 5। अब बोल रहा है कि इसका अनुपात करना है, इसका क्या करना है? अनुपात करना है। तो देखिए अनुपात क्या नहीं, जब इसको हम कटाएंगे, ठीक है, तो ऊपर क्या होगा? 12 होगा और बटा 1। ठीक है, और 12/1 को हम अनुपात में कैसे लिखते हैं? 12/1 लिखेंगे। नहीं, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन दूसरा देखिए दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा, क्या होगा इसका आंसर? देखिए क्रमिक सम संख्याओं का मतलब क्या होता है? जैसे में 2 और 4, और 2 और 4 का जब एचसीएफ निकालिएगा तो इसका एचसीएफ आएगा 2। एचसीएफ कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो यानी दो क्रमिक सम संख्या या कोई भी सम संख्या लगातार है, ठीक है, तो उसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 आएगा। ठीक है,
अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से होती है। बोल रहा है अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है। तो देखिए अभाज्य संख्याओं की संख्या बहुत सारा होती है। जैसे मैं देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जैसे में 3, 5, 7, 11 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अनेक होती है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब सबसे पहले आप समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए वैसी संख्या जो अपने आप और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी देखिए ये होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11। 11 एक ऐसी संख्या इस चारों ऑप्शन में है जो अपने आप यानी 11 से विभाजित होगी, पूरा पूरा कटेगा, या 1 से विभाजित होगा। इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो 11 को विभाजित कर दे। बात समझ गए। इसलिए इसका क्या है, अपवर्त 2 है। ठीक है, मतलब 2 ही संख्या से विभाजित हो रही है, इसलिए यह अभाज्य संख्या कहलाती है। बात समझ गए। इसका आंसर क्या होगा, सी। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 अधिकतम घातांक क्या होगा, मतलब 5 का अधिकतम घातांक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए 625 का हम वर्गमूल मतलब निकालेंगे गुणनखंड ऐसे करके। देखिए 625 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो जब निकालेंगे गुणनखंड तो देखिए 5 का पावर 4 आएगा। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई, फिर 5 मल्टीप्लाई, फिर 5 मल्टीप्लाई, फिर 5, यानी 5 का पावर कितना आएगा, 4। तो वही बोला इसका घात कितना है, तो इसका घात कितना है, 4 है। तो यही होगा इसका आंसर। इसका आंसर 4 किस में दिया है मेरे भाई, देख लीजिए। इसका आंसर होगा 4। ठीक है, तो ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर होगा 4। 23 नंबर देखिए 26 और 91 का मौसा है। देखिए 26 और 91 का मौसा मतलब एचसीएफ निकालना है। तो ये 26 और 91 का हम एचसीएफ निकालते हैं। 26 और 91, 26 और 91 जब एचसीएफ निकालते हैं देखिए, तो इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है। ठीक है, तो देखिए कॉमन जब कीजिएगा तो यहाँ पर 13 कॉमन होगा। कितना होगा, 13 कॉमन होगा। तो 13 दूने कितना होता है, 26, और 13 सात कितना होता है, 91। और 7 और 2 में कोई संख्या कॉमन है, नहीं है, केवल एक है। तो जब एक कीजिएगा तो वही फर्क रहेगा, यानी इसका एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन होता है ना यही 13, वही इसका एचसीएफ होता है। बात समझ गए मेरे भाई। यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। 24 नंबर देखिए एलसीएम ए बी बराबर क्या होता है। ये देखिए फॉर्मूला ही है। ठीक है, अभी आपको क्या बोले, एलसीएम ए बी बराबर क्या होता है। ए क्या है, पहली संख्या, बी क्या है, दूसरी संख्या। यानी पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, तो ये बोला है एलसीएम, तो यानी ए बी ऊपर रहेगा और एचसीएफ से भाग कर देंगे, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पहली संख्या। और देखिए एचसीएफ इधर के नीचे में क्या कर दिया, भाग कर दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ही है, एक बार आप देख लीजिए। इसका आंसर सी होगा, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। 25 नंबर 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के महत्तम घात होंगे। देखिए इसमें 156 में 2 का महत्तम घात आपको पता करना है। ठीक है, देखिए 156 का सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो जब 156 का ऐसे गुणनखंड कीजिएगा तो किससे होगा, 2 से होगा। जब 2 से होगा तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर आएगा 8। ठीक है, फिर इसको 2 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 9। ठीक है, तो ये देखिए अब ये 2 से नहीं कटेगा, 39 2 से नहीं कटेगा, 13 से कटेगा। तो 13 लिखेंगे और 3 मतलब 13 3 39 होता है। तो 2 नहीं ना आया, यानी 2 का कितना घात होगा, 2 का घात 2 ही होगा। देखिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर 2 आया है, तो 2 का घात कितना होगा, लिख देंगे 2 का पावर 2, यानी कि घात कितना हुआ, 2। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वह धन पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से भाज्य हो किस तरह के पूर्णांक हो गया। अभी मेरे भाई में बताए वह संख्या जो अपने आप स्वयं मतलब क्या, अपने आप और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर में है 1/a का मान निम्नलिखित में कौन सा है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए फॉर्मूला है। ठीक है, जब भी आपको 1/a हो, ठीक है, जब इस 1/n को ऊपर ले जाते हैं तब पावर माइनस हो जाता है, यानी 1 पावर ऐसे होगा। इसमें अब ऑप्शन देखिए कौन सा मैच कर रहा है, 1 पावर माइनस है, ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यही हुआ आपका आंसर। 28 नंबर यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मसो है। देखिए p और q क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समपर्थक हमेशा 1 होता है। क्यों, क्योंकि उसमें कोई संख्या कॉमन नहीं होती है। बात समझ गए, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यही होगा आपका आंसर। 2, 10 और 20 के एलसीएम यानी लसा और मसा का अनुपात होगा। देखिए सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 2, 10, 20 का। ठीक है, और
मतलब एचसीएफ निकाल के हम क्या करेंगे, उसका जब अनुपात करेंगे तो देखिए 2, 10, 20 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा आपका 20, ठीक है। और बाटा करना है, मौसा निकालना है, तो 2, 10 जब 20 का एचसीएफ निकालिएगा तो आपका आएगा 2। जब इसको कटाइएगा तो ऊपर होगा 10 और नीचे होगा 1, और 10/1 को अनुपात में लिखिएगा तो 10 ऐसे अनुपात 1, 10/1 किसमें, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 30 नंबर देखिए, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का एलसीएम है, ठीक है। देखिए अभाज्य संख्याओं का देखिए, अभाज्य संख्याओं का अगर एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ 1 होता है, और एलसीएम निकालना हो तो क्या कीजिएगा, उन दोनों संख्याओं से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी होगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में कोई संख्या तो कॉमन होगी नहीं कि हम कॉमन करेंगे, तो क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए और बी में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर राइट आंसर होगा, ठीक है। दो लगातार संख्याओं का मौसा है, दो लगातार संख्याओं का मौसा है, ध्यान समझिए मेरे भाई, लगातार संख्याओं का मौसा अभी ऊपर में क्वेश्चन था, तो लगातार संख्या का मौसा क्या होता है, महत्तम समपर्तक 2 होता है, ठीक है। यहाँ पर दो लगातार संख्याओं का मौसा है, तो लगातार सम संख्याओं यहाँ पर छूट गया है मेरे भाई, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 32 में 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, ठीक है। देखिए 96 को जब हम अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है, 96 का जब फैक्टर करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई 3 आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आप फैक्टर करके देख लीजिए। दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है सबसे छोटी भी है, और ये अपने आप और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p विभाजित करेगा, देखिए मेरे भाई, p अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, कहने का मतलब है ये जो अगर 2 है, ठीक है, और 4 के स्क्वायर को विभाजित करता है, 4 के स्क्वायर कितना 16 होता है, तो 4 के स्क्वायर को अगर विभाजित करता है तो यही 2 केवल 4 को भी विभाजित करेगा, बात समझ गए, तो यही बोला है, तो p विभाजित करेगा, p को इसको विभाजित करेगा a को, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, a को विभाजित करेगा, बात समझ गए। 36 दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका महत्तम समपर्तक 17 है, तो उसका एलसीएम क्या होगा, क्या करेंगे, 8670 ये जो है ना 8670 ये क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल है, यानी पहले संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या मान दे दिया है, और एचसीएफ से भाग कर देंगे 17 से, ठीक है। जब इसको कटाइएगा तो कितना आएगा, इसका ऑप्शन होगा 510, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, एलसीएम निकल जाएगा, बात समझ गए। पाई एक है, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से मेरे भाई देख लीजिए। पाई एक क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और यहीं पर पाई के मान अगर दिया रहता 22/7 एक है, बोल दिया था, ठीक है, तो 22/7 एक है जब बोलता तो परिमेय संख्या करते, लेकिन यहाँ पर पाई है तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या होती है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मेरे भाई लिख भी दिए हैं, 22/7 एक है, क्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है, और पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ भैया √5 क्या है, √5 मेरे भाई क्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √5 √3 √11 √17 ये सब क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल पाता है, बात समझ गए। 39 नंबर में निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, देखिए ये देखिए √3 प्लस में है, और ये क्या है माइनस में, कट जाएगा तो केवल 3 बचेगा, तो ये परिमेय हो जाएगी, तो देखिए ये जो है ना ऑप्शन नंबर ए 2 पाई, पाई क्योंकि अपरिमेय संख्या होती है, और पाई में किसी भी संख्या से मान लीजिए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपरिमेय संख्या रहेगी ना, तो यानी इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर देखिए 3 माइनस √3 है, 3 माइनस √3 है, देखिए देखिए अपरिमेय संख्याओं का घटाव, घटाव या जोड़ अपरिमेय संख्या ही आता है, ये नोट पॉइंट आप कर लीजिए। तो यहाँ आप देख लीजिए अपरिमेय संख्या क्या है, √3 होती है अपरिमेय संख्या, और यहाँ पर माइनस करके 3 कर दिएगा, यानी घटा दिएगा किसी भी संख्या को, बात समझ गए, तो जब घटा दिएगा तभी आपको अपरिमेय संख्या ही आता है। जोड़िए या घटाइए अपरिमेय संख्याओं में, जोड़िए या घटाइए किसी भी संख्या को, क्या आता है, अपरिमेय संख्या ही आता है, याद रखिएगा, ठीक है मेरे भाई।
41 नंबर में है 5√2 है। 5√2 क्या है? 5√2 एक अपर में संख्या है, क्योंकि √2 क्या है? अपर में संख्या, और √2 में 5 से गुणा कर दिया गया है, तो 5√2 क्या हुआ? अपर में संख्या हुआ। ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। √3/√12 है। अब ये कहने का मतलब क्या है? देखिए, ये बोल रहा है कि क्या है? परमेय संख्या। कैसे है? तो देखिए, √12 को हम कैसे लिखेंगे? देखिए, √12 है, तो √12 को कैसे लिख सकते हैं? 4√3, ठीक है? क्योंकि देखिए, नहीं, √12 को कैसे लिख सकते हैं? 2√3। देखिए यहाँ पर √12 को हम लिखेंगे 2√3, क्योंकि 2 दूनी 4 और ये √3 है, तो ठीक है। जब √12 को 2√3 लिखिएगा तो √3 से ये √3 कट जाएगा ऊपर नीचे, क्या बचेगा? 1/2 बचेगा, और 1/2 क्या होता है? परमेय संख्या होता है। बात समझ में आया? यहाँ देखिए, ऊपर में √3 था, और √12 को कैसे लिख दिए? 2√3 लिख दिया। 2√3 कैसे आया? देखिए यहाँ पर √12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, और ये पूरा रूट में है ना? तो देखिए, 2 का जोड़ा लग रहा है, 2 का जोड़ा, तो 2 में से किसी भी एक को लिख लेते हैं बाहर, और जो जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसको रूट में रहने देते हैं, तो इसीलिए 2√3 लिख दिए मेरे भाई, ठीक है। जब 2√3 √12 को लिख दीजिएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा? 2√3 नीचे में आ जाएगा, और √3 से √3 कटा देंगे तो ऊपर 1 आएगा, नीचे 2 आएगा, और 1/2 क्या होता है? परमेय संख्या होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n है 1। देखिए, बोल रहा है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब n पता नहीं है इसमें कौन सी संख्या भरेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि रूट अगर उसका कर देंगे तो कौन सी संख्या होगी? देखिए, सबसे पहले देखिए, n के जगह पर अगर 4 भरिएगा, ठीक है, तो जब √4 कीजिएगा तो 4 का वर्गमूल निकल जाता है, 2 हो जाता है, तो ये परमेय संख्या हो जाएगी। अगर n की जगह 5 भरिएगा, ठीक है, तो √5 क्या होता है? अपरमेय संख्या होती है। तो कहने का मतलब कभी प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी, और कभी अपरमेय प्राप्त होगी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब फिक्स प्राप्त नहीं होगा। बात समझ गए? निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? ये देखिए, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? तो देखिए, √5 और √5 को जोड़ेंगे तो 2√5 होगा, यानी ऑप्शन ए तो होगा नहीं, परमेय होगा नहीं। और √21 है तो ये भी क्या है? अपरमेय है, तो ये भी गलत है। और ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि √3 है, ऊपर में 1 है, तो ये है परमेय संख्या। क्योंकि √11 मल्टीप्लाई √11 को हम लिख सकते हैं केवल 11। बात समझ गए? 11 को लिख सकते हैं p/q के रूप में, 11/1। बात समझ गए? यानी ऑप्शन इसका क्या होगा? सी से सही आंसर होगा। अब देखिए, 45 नंबर है, परमेय और अपरमेय संख्याओं के योग या अंतर। देखिए मेरे भाई, ये भी लिख दिए मेरे भाई, परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं का योग आप जोड़िए या घटाइए परमेय और अपरमेय को, केवल अपरमेय संख्या ही आता है। ये आपका मेन पॉइंट है, इसको याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ तो जरूर लाभ होता होगा, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए, एक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और मेरा वीडियो प्रत्येक वीडियो एक एक देखते जाइए। दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होती है? क्या तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अनंत वह संख्या क्या कहलाती है जिन्हें p/q q0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है? क्या कहलाती है? जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। फिर यहाँ पर वही क्वेश्चन, वह संख्या क्या कहलाती है जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है? जब जिसको p/q के रूप में मतलब लिख देते हैं उसको क्या कहते हैं? परमेय संख्या। यहाँ देखिए 49 नंबर में है, देखिए ऐसी संख्या आपको दिया रहे, ध्यान से समझ लीजिए। जब ऐसा क्वेश्चन, मतलब देखिए, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन लिखे हैं, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन लिखे हैं, जब भी आपको देखिए अंक बढ़ती जाए और यहाँ पर 1 1 2 फिर 1 1 2 ऐसे करके संख्या आता जाए, तो संख्या अपरमेय संख्या होती है, ठीक है। आप अपरमेय संख्या पर टिक मार दीजिएगा। बात समझ गए? यहाँ पर देखिए 50 नंबर में है, ये है, देखिए ये है रेकरिंग वाला, मतलब अंक दिया है, ठीक है। तो इसको हम p/q के रूप में बदल देते हैं। जब p/q के रूप में बदल देते हैं तो क्या होती है? संख्या परमेय संख्या हो जाती है। इसके आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बात समझ गए? मतलब दोनों में आप फर्क देख लीजिए मेरे भाई, ये क्या होता है? पूरा कटता नहीं है, आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। और ये जो है ना, ये रेकरिंग चढ़ गया, इसका मतलब क्या है? 5 6 4। ये जो 5 6 4 है, 5 6 4, देखिए ये जो है ना 5 6 4, ये 5 6 4 जो है, ये क्या होगा? फिर आगे 5 6 4 है, फिक्स है कि 5 6 4 ही आएगा, तो इसको हम परमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन को परमेय संख्या के रूप में बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक बढ़ते जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन अपरमेय नहीं है? निम्न में कौन अपरमेय नहीं है? तो ये क्या है? ये अपरमेय है, ये भी अपरमेय है, ये भी अपरमेय है, लेकिन ये अपरमेय नहीं है। √121 को क्या लिखते हैं? 11 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा।
निम्नलिखित में किसे परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा? देखिए, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार किसका शांत होगा? 11/160 का। और ये कैसे होता है शांत के लिए? देखिए, ये ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। तो हर का हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं और 2 के पावर n मल्टीप्लाई 5 के पावर n में अगर नीचे वाला हर का मान आएगा तो शांत होगा, और इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी अंक आएगा तो अशांत होगा। 2/11 का दशमलव प्रसार होगा। 2/11 का दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा? देखिए, जब इसको सॉल्व कर मतलब करेंगे, 2 में जब 11 से भाग करेंगे तो मतलब कौन सी संख्या आएगी यही आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0.18 पर रेकरिंग। 92/115 सरलतम रूप है। 92/115 का सरलतम रूप है। देखिए, इसको क्या करना है, कटाना है। ठीक है, जब हम इसको कटाएंगे तो कितना आंसर आएगा? 4/15। ये है 0.5 पर रेकरिंग। देखिए, 0.5 पर रेकरिंग है। जब किसी भी संख्या पर रेकरिंग रहता है ना, तो क्या करते हैं, अंक को पूरे लिख देते हैं, 5 ऊपर लिख देते हैं, और जितना पर रेकरिंग है उतना एक 9 लगा देते हैं। तो ये कितना होगा? 5/9। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अब यहाँ देखिए, लिख दिए हैं मेरे भाई। यहाँ पर कोई भी एक अंक दिया रहे क्वेश्चन में, आपको एग्जाम में कोई भी एक अंक दिया रहे, √5, √2, √7, √3 है एक, इसमें से कोई भी एक अंक हो तो आप लिख दीजिएगा ये क्या है? अपरमेय संख्या है। ये देखिए 56 क्वेश्चन है, वास्तविक संख्या का पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम जानेंगे बहुपद का। ठीक है, धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।